सोशलिज्म इन रशिया कैसे फैला? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल। इलीगल का मतलब जानते हो ना, अवैध। कोई उनके पास मतलब अगेंस्ट द लॉ थी, वो एग्जिस्ट कर रही थी। इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। क्यों इलीगल थी? क्योंकि वहाँ पे मोनार्की सिस्टम था, सार निकोलस का रूल था। राजा के रूल में पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई काम ही नहीं होता है, तो उन सबको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड in 1898 by socialists who respected Marx's idea। कार्ल मार्क्स कौन था ये हमने आगे इससे पहले पढ़ लिया है। तो ये पार्टी उसकी आइडियोलॉजी में बिलीव करती थी। हावेवर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पुलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि गवर्नमेंट इतना पुलिसिंग करती थी, बैंड थे इस तरह की पार्टीज़, कार्ल मार्क्स की आइडियाज़ में बिलीव नहीं करने दिया जाता था, इसीलिए छिप छिपा करके लिए ऑपरेट करते थे। इट सेटअप अ न्यूज़पेपर मोबिलाइज्ड वर्कर्स का मतलब लोगों को मोटिवेट करके इन्वॉल्व किया अपने पार्टी में। एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स, हड़ताल किया करते थे, प्रोटेस्ट किया करते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मोटिवेट एंड रिक्रूट पार्टी वर्कर्स, रिक्रूट एंड मोटिवेट पार्टी वर्कर्स, इसी को मोबिलाइज करना कहते हैं। Some Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists। क्योंकि हमने पढ़ा है रशिया में क्या चलन था कि जो किसान थे आपस में अपना लैंड पूल करके एक दूसरे की मदद किया करते थे, तो इस चीज़ की वजह से वो सोचते थे कि हम लोग तो नेचुरली सोशलिस्ट्स हैं ही पहले से। सो पेजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। तो इसीलिए पेजेंट्स को फील करते थे कि हम लोग मेन फोर्स होंगे रेवोल्यूशन का, क्योंकि लैंड को डिवाइड करना, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, जो बेसिस था सोशलिज्म का कि प्रॉपर्टी किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी डिवाइडेड इन द होल सोसाइटी इक्वली। तो और ये काम सबसे ज़्यादा पेजेंट्स करते थे, तो इसीलिए उनको मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन माना गया। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज, ये अजम्पशन था उस वक्त। सोशलिस्ट्स वर एक्टिव इन द कंट्री साइड का मतलब रूरल एरियाज़ में ज़्यादा सोशलिस्ट्स एक्टिव थे। थ्रू द लेट 19th century they formed the Socialist Revolutionary Party in 1900। This party struggled for peasants' rights and demanded that land belonging to nobles be transferred to peasants। तो ये पार्टी कब फॉर्म हुई, ये किसका सपोर्ट करती थी? पेजेंट्स का। इनकी डिमांड क्या थी कि जितनी भी लैंड नोबल्स के पास है जिस पे पेजेंट्स काम करते हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाए पेजेंट्स को। सोशल डेमोक्रेट्स डिसअग्रीड, लेकिन जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो डिसअग्री करते थे इस पार्टी की थॉट प्रोसेस से। विद सोशल डेमोक्रेट्स डिसअग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पेजेंट्स। तो पेजेंट्स के मामले को लेकर के दोनों पार्टियों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। उसी वक्त एक बहुत मशहूर नेता था लेनिन फेल्ट दैट पेजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। उसका ये मानना था कि पेजेंट्स आपस में भी बटे हुए हैं, सम वेर पुअर, बटे हुए हैं और उनके ऊपर उनमें भी ऊंच नीच है, कुछ तो बहुत पुअर थे, कुछ बहुत अमीर थे। सम वर्कड एज लेबरर्स वाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट्स हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। अब तुम ये सोचो कि पेजेंट्स में कुछ इतने गरीब थे जो कि दूसरे नोबल्स की ज़मीन पर दिहाड़ी वाले किसान की तरह या मजदूर की तरह काम करते थे, कुछ अमीर थे और कुछ के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन थी कि वो दूसरे किसानों को अपनी ज़मीन पर किराए पर काम करवाते थे और उनको तनख्वाह देते थे। तो इसीलिए लेनिन का ये मानना था कि हम सिर्फ टोटली आंख बंद करके पेजेंट्स का साइड ले लें, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि पेजेंट्स में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। बहुत अमीर है, कोई थोड़ा अमीर है, कोई बहुत गरीब है, ठीक है। गिवन द डिफ्रेंसिएशन विद इन देम, मतलब वेरिएबल, इतना वेराइटी थी। जैसे इंडिया में गरीबी और अमीरी में कितना बड़ा गैप है, वैसे ही पेजेंट्स के बीच में भी उनके इकोनॉमिक पावर में बहुत बड़ा गैप था। अमीर है तो कोई इतना अमीर किसान है कि उसके अंडर में बाकी किसान काम कर रहे हैं, और कोई गरीब है इतना है कि वो लैंडलेस है और वो बेचारा बंधुआ मजदूर की तरह किसी नोबल के यहाँ काम कर रहा है। तो इस बेसिस पर गिवन द दिस डिफ्रेंसिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। क्योंकि भाई अमीर इंसान सोशलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके करेगा ही क्या, क्योंकि अमीर इंसान के तो अगेंस्ट है सोशलिस्ट मूवमेंट। सोशलिस्ट मूवमेंट ये बिलीव करता है कि प्रॉपर्टी का इक्वल डिवीजन होना चाहिए पूरी सोसाइटी में।
द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो पार्टी में डिविजन हो गया, अलग अलग आइडियोलॉजीज हो गई, अलग अलग विचारधारा हो गई। व्लादिमीर लेनिन कौन था ये? हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप, बोल्शेविक ग्रुप को ये लीड करता था। इनका क्या सोचना था? थॉट दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी, रिप्रेसिव सोसाइटी मतलब पुरानी सोच वाली सोसाइटी, ओल्ड माइंडेड, या जहाँ पर लोगों को दबाया जाता हो, आवाज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो, फ्रीडम ऑफ राइट्स नहीं हो, रिप्रेसिव सोसाइटी उसी को कहा जाता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पर वो था, मोनार्की थी, तो ऐसी सारी सोसाइटीज़ रिप्रेसिव ही होती हैं, वहाँ पर लोगों के पास राइट्स नहीं होते हैं। तो उसका ये मानना था कि ऐसी रिप्रेसिव सोसाइटी जहाँ पर ज़ारिस्ट का रूल था, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, पार्टी के पास जिसको कहते हैं ना नंबर्स होने चाहिए, मतलब इनफ रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए पार्लियामेंट में, और जो भी मेंबर्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए मतलब वो पढ़े लिखे हों, लीडर बनने के काबिल हों, ऐसा नहीं कि बस ज़बरदस्ती पार्टी का साइज़ बढ़ाने के लिए लोगों को रिक्रूट कर लिया। अदर्स कौन से थे? मेंशेविक्स थे। थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी, तो आपस में ही इस पार्टी के दो ग्रुप बटे हुए थे, बोल्शेविक एंड मेंशेविक्स, जबकि ये दोनों के दोनों एक ही पार्टी को बिलोंग करते थे, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग थी। वो लोग कहते थे कि हम लोग क्वालिटी ऑफ मेंबर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, चुन करके लोगों को हायर करेंगे कौन पार्टी का मेंबर होगा, और मेंशेविक्स कहते थे इट शुड बी ओपन टू ऑल, जैसे जर्मनी में हर कोई पार्टी का मेंबर बन सकता है, आपस में डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे। अ टर्ब्यूलेंट टाइम का मतलब ही होता है ट्रबलसम टाइम, और अ टाइम फिल्ड विद ट्रबल, जिसमें गड़बड़ रही हो। 1905 में रेवोल्यूशन हुआ। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब ही होता है डिक्टेटरशिप का ही एक दूसरा फॉर्म ऑटोक्रेसी होता है, जहाँ पर एक आदमी की ऑटोनॉमी चलती है, एक आदमी का रूल चलता है, जहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी का उल्टा होता है ऑटोक्रेसी। सो रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. सार आंसरेबल ही नहीं था पार्लियामेंट में, लोकसभा या प्रजातंत्र में वो बिलीव ही नहीं करता था, और पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं था, इसका मतलब वो जिसके मन में जो आए वो करेगा। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस कंडीशन को या सार की रेन को या रूल को ख़त्म करने के लिए रशिया में लिबरल्स ने कैंपेन चलाया, और सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के साथ मिल करके लिबरल्स ने काम किया पेजेंट्स के साथ, वर्कर्स के साथ ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिमांड की इन सब ग्रुप्स ने मिल करके, लिबरल्स, सोशल डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, पेजेंट्स एंड वर्कर्स। 1905 में इन सब ने मिल करके एक रेवोल्यूशन आंदोलन चलाया और कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें हक हो, सबके पास बराबरी हो, इक्वालिटी हो। देवर, और इनका सपोर्ट किसने किया? दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट्स इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। तो पोलैंड में फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि पोलैंड उस वक्त किसके अंडर में था? रशिया की टेरिटरी में था। याद है हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारे रीजन थे रशिया के अंडर में, एकदम चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ा था, फर्स्ट दिन मैंने जब तुमको पढ़ाया था। तो वो कौन कौन से रीजन थे उसमें? प्रेजेंट डे पोलैंड भी था उसमें। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जदीदिस्ट्स हु wanted modernized Islam to lead their societies। तो इन लोगों का सपोर्ट किसने किया? नेशनलिस्ट्स जो कि पोलैंड में थे, और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जदीदिस्ट्स, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे वहाँ के लोगों को जदीदिस्ट कहा जाता था। वो लोग भी इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो लोग भी इस्लाम को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना चाहते थे, पुरानी सोच से निकल करके कदम से कदम मिला करके वो लोग भी चाहते थे कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो आगे बढ़ें। द ईयर 1904 वॉज पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। क्यों ख़राब था ये पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना। प्राइसेस ऑफ essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%। एसेंशियल गुड्स में पेट्रोल आ जाता है, राशन आ जाता है, नमक, चीनी, ये सारे एसेंशियल गुड्स होते हैं, तो इनके दाम बहुत बढ़ गए। और इसकी वजह से क्या हो गया, जो रियल वेजेस थे, जो दिहाड़ी मिलती थी मज़दूरों को या वर्कर्स को, वो कम हो गई, 20% कम हो गई। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो इनकम कम हो जाती है लोगों की, क्योंकि सारा पैसा तो सामान जुटाने में चला जाता है, राइट।
तो लोगों के पास पैसे देने को होते नहीं थे मज़दूरों या पेजेंट्स को, तो उनके वेजेस जो हैं डिक्लाइन कर गए, रिड्यूस कर गए 20%। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, तो वर्कर्स एसोसिएशन जो बने हुए थे, यूनियंस बने हुए थे, उसमें कई लोग मेंबरशिप एनरोल कराने लग गए। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता था कि हम किसी एक ग्रुप का पार्ट बन जाएं ताकि हमको भी न्याय मिले, जस्टिस मिले, या हम इस मुश्किल से बच के निकल सकें। When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial section. तो ऐसा हुआ, रशियन वर्कर्स का एक ग्रुप था 1904 में, वो एक इंडस्ट्री में काम करते थे, आयरन इंडस्ट्री थी जहाँ पर इस्पात लोहा बनता है, पुटिलव आयरन वर्क्स नाम की वो कंपनी थी या फैक्ट्री थी। वहाँ पर 4 वर्कर्स को या 4 मेंबर्स को डिसमिस कर दिया गया। तो फिर वहाँ इस पार्टी ने या इस एसोसिएशन ने ये डिस्कस किया कि अब हमको और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल एक्शन हमको लेना पड़ेगा, सेक्शन नहीं सॉरी, देयर वाज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। और इंडस्ट्रियल एक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हड़ताल पे चले जाते हैं। अगर मजदूर हड़ताल पे चला गया तो कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री चल नहीं पाएगी, समझ लो वो अपंग हो जाएगी, हैंडीकैप हो जाती है। फिर क्या हुआ, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 hours। मतलब 8 घंटे से ज़्यादा भी उनको काम कराया जाता था। तो 1,10,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया में वो जगह थी, और उनकी डिमांड क्या थी कि भैया वर्किंग आवर्स को घटा करके 8 घंटे करिए, और जो दिहाड़ी है, वेजेस है पर डे, उसको भी बढ़ाइए आप। और थर्ड उनकी डिमांड क्या थी कि इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस। हो सकता है लाइट नहीं हो, अंधेरे में काम करना पड़ता हो, कोई सेफ्टी गार्ड्स या इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, हेलमेट्स होने चाहिए, वैसे ही ड्रेसेस या जो भी होता होगा, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करें। टॉयलेट्स नहीं होंगे, डॉर्मेटरीज में सोते थे, ये सब हमने पहले भी पढ़ा था, पुअर कंडीशन ऑफ लेबर्स। फिर क्या हुआ, व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गेपॉन रीच्ड, ये रेवोल्यूशन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। फादर गेपॉन प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेकर के, एक जुलूस लेकर के पहुंचे विंटर पैलेस में, और वहां पर अटैक किया विंटर पैलेस। इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कॉसेक्स। तो कॉसेक्स कौन थे ये मैं भी तुमको बता रहे हैं। विंटर पैलेस नाम की जगह पर ये लोग भिड़े आपस में। वहां पर क्या हुआ, 100 वर्कर्स तो मार दिए गए और 300 घायल हो गए, वुंडेड हो गए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब बवाल हो गया या इतना ये ट्रेजेडी हो गई, इसकी वजह से इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। मतलब ये स्टार्टिंग थी, जैसे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में शुरू हुई थी, सेपॉय म्यूटिनी, जहाँ पर मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई ये सब थे 1857 में। तो जब वो शुरू हो गया था तब फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल इंडिया की स्टार्ट हो गई थी। वैसे ही जब ये इंसिडेंट हो गया तो 1905 का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडीज स्टेज्ड वॉकआउट्स। स्टूडेंट भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, वॉकआउट करने लग गए। क्लास कहते थे हड़ताल पे हम जा रहे हैं, हम लोग क्लासेस अटेंड ही नहीं करेंगे। कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ सिविक लिबर्टीज़। सिविल लिबर्टीज़ का मतलब ही होता है एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने की जो लिबर्टीज़ होती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ द राइट टू वोट, फ्रीडम टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी ऑफ लेबर, ये सारी चीज़ें थी नहीं। तो स्टूडेंट भी डिमांड कर रहे थे। उनको समझ में आ रहा था जब वर्कर्स और पेजेंट्स की हालत है तो आज नहीं तो कल हम भी ऐसी हालत में होंगे, तो वो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स स्टैब्लिश्ड द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। सब लोगों को, इन सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को ये समझ में आ गया था कि सार का रूल ख़त्म होना चाहिए, मोनार्की ख़त्म होनी चाहिए, ऑटोक्रेसी ख़त्म होनी चाहिए, कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप होएगा जो कि पार्लियामेंट में लागू होगा, तभी जा कर के हमारी और हमारी कंट्री की हालत सुधरेगी। अब इसके बाद क्या होता है, ये वाला पैराग्राफ तुम पढ़ो। ओके, कॉसेक्स बेसिकली एक सेमी ट्राइबल एरिया, एक सेमी ट्राइबल ग्रुप को कहा जाता है। वो लोग ट्राइब्स क्या होते हैं मालूम है ना, कबीले वाले लोग या नोमैड्स जो एक जगह से दूसरे जगह या जो खुले में रहते हैं। बट ये कॉसेक्स जो थे बहुत अच्छे घुड़सवार हुआ करते थे, वॉरियर्स भी थे, लेकिन बेसिकली आधा लाइफस्टाइल इनका ट्राइबल जैसा था या नोमैडिक जैसा था।
और ये जंगलों में रहा करते थे जहाँ पर पूरे पेड़ नहीं हुआ करते थे, ग्रीन लैंड्स हुआ करती हैं, बहुत दूर तक घास ही घास है, ये वैसी जगहों पर रहा करते थे। तो ये भी इस मिशन में जुड़ गए थे कॉसेक्स। तो ये मतलब अच्छे लोग थे, ये सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ये भी उसी रशिया के ही पार्ट में थे। बट ये नोमैड्स थे, आधे नोमैड्स थे, पूरी तरीके से ट्राइबल या पूरी तरीके से नोमैड्स नहीं थे, पूरी तरीके से बंजारे नहीं थे। ये शहरों में नहीं रहते थे, ये जंगली इलाकों में रहते थे, बट वो वाला जंगल एरिया जो घास से पटा हुआ हो, ना कि उसमें पेड़ हो। एंड दे वर वेरी गुड फाइटर्स एंड दे वर वेरी गुड हॉर्स राइडर्स। तो इन लोगों ने भी ये ब्लडी संडे वाले इसमें चीज़ में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, पढ़ो अब इसके आगे ये वाला ये पैराग्राफ पढ़ो और अब मुझसे क्वेश्चंस पूछो। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर। कौन सी वॉर की बात हो रही है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। एंड पीपल रैलीड अराउंड सार निकोलस टू। सार निकोलस टू का सपोर्ट किया, रैली किया। एज द वॉर कंटिन्यूड दो द सार रेफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। तो ड्यूमा के अंदर जो मेन पार्टीज थी वर्ल्ड वॉर वन में, उसने उनसे कंसल्ट करना ही बंद कर दिया। उसको जो सही लगा वो उसने किया। सपोर्ट वोर थिन मतलब सपोर्ट बिकेम थिन। तो इस सार निकोलस को जो अभी तक लोगों का सपोर्ट मिल रहा था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई। और क्योंकि जर्मनी ही जड़ था जिसने वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, मतलब जर्मनी क्या, ये जो नाजी पार्टी वाले लोग थे और ये कहाँ के थे, जर्मन के थे। तो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, जो जर्मनी के खिलाफ जो हेट्रेट थी वो बढ़ने लग गई रशिया के लोगों के दिलों में। एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। तो बेसिकली रशिया में जो जगह थी सेंट पीटर्सबर्ग, ये एक जर्मन नेम था और इसको बदल करके क्या कर दिया गया, पेट्रोग्राड। इतना चिढ़ने लगे रशिया से क्योंकि रशिया की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, यहाँ तक के नाम भी बदल दिया अपनी ही कंट्री की एक जगह का, क्योंकि वो जर्मनी का एक नेम था या जर्मन नेम था। द सरीना, अलेक्जेंड्राज जर्मन ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर्स, स्पेशली अ मंक कॉल्ड रास्पुतिन, मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। मंक का मतलब क्या होता है? जैसे बुद्धिस्ट मंक को तुमने देखा है, तिब्बतियन लामा जो लोग होते हैं दीन दुनिया से अलग, जो सिर्फ ध्यान मग्न करते रहते हैं, वैसे ही वहाँ पर एक इंसान था, इस पे एक मंक था जिसका नाम रास्पुतिन था। उसने ऑटोक्रेसी को और अनपॉपुलर बना दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट मतलब ईस्ट और वेस्ट में पूरे यूरोप में जो वॉर हो रही थी उसमें क्या क्या फ़र्क थे, ये वाला पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये जो सार था, सार निकोलस टू जो था ना, सार सरीना अलेक्जेंड्राज जर्मन ओरिजिन्स। जर्मन ओरिजिन का मतलब कहीं ना कहीं इसका ख़ानदान कहाँ से आया था, जर्मनी से आया था। और इसके जो पास के जो राजा के अमचे चमचे होते हैं ना, एडवाइज़र्स जो होते हैं, वो बहुत ही ख़राब घटिया क्वालिटी के थे। ये इसको उल्टी सीधी सलाह देते थे, तो लोग और ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ हो गए थे कि अरे ये तो खुद जर्मन ओरिजिन का है, इसके तो खुद बाप दादा जर्मनी के होंगे, तो ये क्या हमारे कंट्री को लेकर के लड़ाई करेगा जर्मनी से। प्लस जो इसके एडवाइज़र्स थे, जो इसके आसपास के मिनिस्टर्स थे, जो राजा के आसपास क्लोज एडवाइज़र्स होते हैं, वो बहुत ही बेकार थे। और स्पेशली अ मंक कॉल्ड रास्पुतिन, और उन एडवाइज़र्स में से कौन था, एक मंक था रास्पुतिन, तो वो भी बहुत पुअर एडवाइज़र था। तो ये दो फैक्टर्स मिल करके, जर्मन ओरिजिन होना उसका, सार का, और इसके पुअर एडवाइज़र्स जिसमें ख़ास तौर से बहुत मशहूर कौन था, रास्पुतिन, ये ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर कर दिया। ऑटोक्रेसी का मतलब ही यही मोनार्की को, मोनार्की के ख़िलाफ़ और लोग ज़्यादा खुल करके सामने आ गए। कहा एक तो यार हमारी कंट्री में पहले से ही इतनी दिक्कतें चल रही थी, ऊपर से ये जो सो कॉल्ड राजा है ये किसी काम का नहीं है, ये तो खुद जर्मन ओरिजिन का है, तो ये जर्मनी से लड़ेगा क्या।